यस सर, यस यस यस, कम बैक, वेलकम बैक। सर एक बेसिक चीज बता देता हूं, एक एकदम छोटी सी चीज बता देता हूं। ये जो अपने ब्रेक में ना म्यूजिक चलता है, म्यूजिक, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे क्लास का, ठीक है। म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बिकॉज ब्रेक में वो एकदम ना शांति मिलती है, तुम्हारा दिमाग इधर उधर खराब होने की जगह थोड़ा ब्रेक ले लेता है। जेन्युइनली तो मेरे को म्यूजिक बहुत पसंद है। अब कैसा होता है, 100 में से मैंने देखा है कि यूजुअली 5 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वो नहीं चाहिए होता है, ठीक है, और 95 होते हैं जिनको अलग, 95 में अभी डिवाइडेड होता है, किसी को चल जाता है किसी को नहीं चलता है। तो अपन कैसा करेंगे, ये जो 5 बच्चे हैं ना जिनको म्यूजिक नहीं चाहिए होता है, ठीक है, आई हैव अ वेरी सिंसियर रिक्वेस्ट दैट या तो आप दूसरों के लिए सुन लो या फिर आप ना अपना वॉल्यूम पूरा कम कर दो। बिकॉज जब मैं वापस आऊंगा ना ब्रेक के, जब म्यूजिक चल रहा होगा यूजुअली मैं नहीं दिखूंगा, तो मैं अगर वापस दिखने लग गया तो आप समझ जाना ब्रेक खत्म हो गई है। जो रहे 95 बच्चे, उसमें से गाना ऐसा बजाया जाएगा जो कम से कम 70 बच्चों को पसंद आता है, ठीक है। अब जो बाकी 25 बच्चे हैं, तुम लोग वो सुन लेना, क्योंकि कल को तुम्हारा भी कोई गाने का रिक्वेस्ट आएगा, वो बजाएंगे हम, बाकी 70 बच्चों को सुनना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैनेज कर करके ब्रेक, दैट इज बेसिकली आई थिंक विच इज समथिंग विच यूजुअली इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रेक्स एंड मेक्स योर ब्रेक मोर एफिशिएंट, वर्क्स लाइक अ चार्म, ठीक है। पर जिन लोगों को नहीं जम रहा है वो थोड़ा सा तुम लोग मैनेज कर लेना, ठीक है। अक्षय भैया सो करके उठे, पूछते हैं सर नोट्स कब देंगे आप, आपको मैं बता दूंगा नोट्स कब देंगे। उसके अलावा उसके अलावा अब सर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। श्रेष्ठ कह रहा है दैट वाज दिस वाज एन अमेजिंग ब्रेक सर, एब्सोल्युटली। मोटिवेशनल सॉन्ग क्या होता है भाई, मोटिवेशनल 4 गाने होने फिर खत्म हो जाने क्लास, बाकी दिन कैसे करेंगे। सुबह के 7 बजे होते थे तो अपन हनुमान चालीसा लगाते थे, उससे थोड़ा सा एकदम वो वाइब्स आती है सुबह सुबह, ठीक है। आ जाओ सर, दोस्तों आ जाओ। गाइस लिसन टू मी वेरी केयरफुली, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, वी आर मूविंग टू सेक्शन 2 एंड दिस इज द सेक्शन जहां से आपको एग्जाम में स्ट्रेट क्वेश्चंस दिखेंगे। और आज जो कॉन्सेप्ट मैं आपको कराने वाला हूं उसी के रिलेवेंट क्वेश्चंस मैं आपको आज हाथ के हाथ कराऊंगा, तो मेरी बात सुनना, ठीक है। सेक्शन 2 किस सेक्शन किस एक्ट का सर, कंपनीज एक्ट में ही है हम। सेक्शन 1 हमने पढ़ा जो बेसिकली शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट और एप्लीकेबिलिटी की बात करता है। अब हम सेक्शन 2 की बात कर रहे हैं। सेक्शन 2 में क्या लिखता है सर, section 2 contains a lot of definitions, lot and lot of definitions, lot and lot of definitions. If you see my notes which I'll be sharing with you after this class, if you see my notes, यहाँ से section 2 शुरू होता है सर, definition। और ये जो यहाँ पे मैंने 1 डाला है ना, ये clause 1 है। ऐसे definition करते 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 अगर आप देखोगे तो ये 93 क्लॉज नंबर तक जाता है जहां पे डेफिनेशंस देता है, मतलब लगभग 93 डेफिनेशंस है सर। पर बीच बीच के कुछ सेक्शंस हमारे लिए, सब क्लॉजेस इन्होंने हमारे लिए डाले नहीं है, और कुछ ही डेफिनेशंस हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर डेफिनेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ही डेफिनेशंस है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं सर आपको आज कुछ डेफिनेशंस पढ़ाता हूं, बहुत ज्यादा हेवी नहीं करेंगे आज की क्लास, आपने ऑलरेडी बहुत थोड़ा सा बेस बनाया है। कुछ डेफिनेशंस मैं आपको पढ़ाता हूं, उसके रिलेवेंट क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा और फिर छुट्टी छुट्टी छुट्टी, ठीक है। सबसे पहले सर मैं आपको एक ऐसा डेफिनेशन कराना चाहता हूं जो आपने बचपन में कभी तो भी सुना है, एक कंपनी जिसका नाम है स्मॉल कंपनी। क्या आप ये बताओ, क्या आपने स्मॉल कंपनी के बारे में बचपन में सुना है। मैं आपको एक डेफिनेशन करवाने वाला हूं जो है स्मॉल कंपनी। क्या आपने स्मॉल कंपनी के बारे में बचपन में सुना है। सर स्मॉल कंपनी क्या होता है, स्मॉल कंपनी सर हमारे सेक्शन 2 क्लॉज 85 में डिफाइंड है। अच्छा दोस्तों, तुम लोग को एक चीज सिखाता हूं। सर आपने बोला था कि पहले सेक्शन आते, फिर उसके नीचे सब सेक्शन आते, फिर उसके नीचे क्लॉज आते, फिर उसके नीचे सब क्लॉज आते, पर आप इसको लिखते कैसे हो। तो देखो, मान लो अगर सेक्शन 2 है, उसका सबसेक्शन 1 है, उसके नीचे क्लॉज 1 है, उसके नीचे पॉइंट ए है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए सब क्लॉज 1, इस तरीके से लिखते हैं सर। मतलब आगे ब्रैकेट में ब्रैकेट में ब्रैकेट में डालते जाते हैं। पर सर अब आपने लिखा 2 और ब्रैकेट में आप लिख रहे हो 85, पर जो 85 है ना, ब्रैकेट में जो आप 85 है ना, इसको आप कह रहे हो क्लॉज। ऐसा कैसे होता है सर, ये क्या गलती कर रहे हो आप, बताऊं सर। ये जो नहीं, एक्चुअली क्यों बताऊं सर, आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है, थोड़ा घर जाके किताब भी खोलो यार, ये तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसी के दम पे तो किताब खुलेगा। आज जब आप घर जाओगे,
आज जब आप घर जाओगे तो आपको इस चीज का आंसर निकालना है कि जनरली सेक्शन होता है, उसके नीचे सब सेक्शन होता है, उसमें क्लॉज और सब क्लॉज होते हैं। तो यहां पे जब आपने स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन लिखा 2 सबसेक्शन 2 और 85 में, तो ये सेकंड वाला पार्ट तो सबसेक्शन होता है ना, तो आपने इसको क्लॉज क्यों बोला? ये चीज जाके घर में चेक करना और मेरे को बताना इसको सबसेक्शन कहते हैं कि क्लॉज कहते हैं। एक बार मैं आपको वापस ले आता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं स्मॉल कंपनी क्या होता है। सर सबसे पहले ये बताओ स्मॉल कंपनी डिफाइन करने की जरूरत क्या पड़ी? अब सर कंपनी में क्या होता है? कंपनी में क्या होता है, अगर आपने एक चीज को कंपनी बोलने लग गए, अगर आप किसी चीज को कंपनी बोलने लग गए, अब जब आप कंपनी बोलते हो ना, उनको लगभग लगभग पूरा कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। पर क्या होता है ना सर, कंपनी में भी बहुत तरह की कंपनी होते हैं। एक हो गया रिलायंस जैसा महारथी कंपनी, मतलब एकदम हाथी जैसा कंपनी है, और एक तरफ छोटे मोटे एबीसी लिमिटेड जैसे छोटे मोटे कंपनीज हो गए। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, इसको भी वही लॉ लग रहा है जो इसको लग रहा है, इसको 100 लॉ लग रहे हैं तो इसको भी 100 प्रोविजंस लग रहे हैं, क्या ये सेंस बनता है क्या? नहीं ना। ये जो एबीसी लिमिटेड है, जो नया नवेला कंपनी बना है, छोटा कंपनी है, कुछ तो इसको बेनिफिट मिलना चाहिए, करेक्ट? Some benefit should be there, correct? So that is why they decided that जो पूरे companies होते हैं ना, of all the companies that we have, we will select a few which are small companies. And when these are small companies, तो कंपनीज एक्ट का सारा प्रोविजन इनको एप्लीकेबल नहीं होगा, कुछ सिलेक्टेड प्रोविजंस इनके लिए एप्लीकेबल होंगे, बाकी हर जगह से इनको माफी मिल जाएगी। जैसे कि सर कहां से माफी मिलेगी उसका भी एक एग्जांपल दूंगा, पर पहले समझो स्मॉल कंपनी बनाए कैसे। अभी एक कंपनी को छोटा कैसे बोले हम? उसमें छोटे उम्र वाले लोग डायरेक्टर्स हैं, उसमें मान लो 30 इयर्स के 25 इयर्स के लोग शेयर होल्डर्स हैं, कैसे स्मॉल कंपनी बोलोगे? टू डिफाइन अ स्मॉल कंपनी यू विल हैव टू रिलाई ऑन 2 फैक्टर्स। फर्स्ट इज पेड अप शेयर कैपिटल, दूसरा इज टर्नओवर। क्या बोला मैंने? टू कॉल अ कंपनी अ स्मॉल कंपनी यू विल हैव टू रिलाई ऑन 2 फैक्टर्स, फर्स्ट इज पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर। Now sir, I want you to also, while reading small company, I also want you to understand a concept कि rules picture में क्यों आते हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनना एकदम। अब सर समझो, एक्ट का पॉइंट ऑफ व्यू समझो, पार्लियामेंट का पॉइंट ऑफ व्यू समझो। पार्लियामेंट बोलना चाहती है कुछ हमको स्मॉल कंपनीज बनानी है पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर के बेसिस पे। ये कब सोच रही है सर? ये एक्ट सोच रहा है 2013 में, 2013 में सोच रहे कुछ तो करना है। तो इन्होंने बोला क्या रखे पेड अप शेयर कैपिटल, कुछ अच्छा नंबर बताना। तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल 50 lakhs रख देते हैं एंड टर्नओवर 2 crores रख देते हैं। So if there is a company whose paid up share capital is less than equal to 50 lakhs and the turnover is less than equal to 2 crore, then it is a small company because there is small paid up share capital, small turnover, so not a big company, small company. तो सर मान लो कंपनीज एक्ट ने ऐसा प्रोविजन बना दिया दैट व्हाट इज अ स्मॉल कंपनी? स्मॉल कंपनी इज अ कंपनी whose paid up share capital is 50 lakh rupees or turnover is 2 crore rupees. Now my point is you will have to understand very carefully. After 2013 we come to 2022, current year. Now what is happening समझना, पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख का आपने बोला। अब समझो सर 2013 में 2013 में जो 50 लाख की वैल्यू थी ना, that is not the value of 50 lakhs today. Today this 50 lakhs is probably 1 crore. So when you say 1 crore, you get the same feeling that you used to get when people used to say 50 lakhs 10 years ago. Because there is inflation. There is inflation, right? So now what the act wants to do is, the act wants to increase this number. They want to increase this 50 lakhs to 2 crores and this 2 crores to say 10 crores. They want to increase the numbers. What will they have to do, sir? In that case, what they'll have to do is, they'll have to, because they have to amend the act. Act बना कैसे था sir? Act बना था बिल बन के, then राज्यसभा, फिर लोकसभा, फिर president, फिर official gazette. This is how an act was made. Now when you want to amend the act also na, you'll have to go through the same process. You'll have to prepare an amendment bill, then you'll have to get it approved in both the houses, then president ka assent and then official gazette mein you'll have to put. Now tell me something, अरे this is such a basic thing. You are just trying to increase limit of something. उस limit को increase करने के लिए why do you want to waste लोकसभा और राज्यसभा का टाइम? क्यों तुमको उनका टाइम बर्बाद करने का है? नहीं करने का है सर हमको। इसलिए लॉ ने ना एक तरीका निकाला। लॉ ने क्या तरीका निकाला पता है? लॉ ने तरीका निकाला कि हम ना यहां अमाउंट लिखने की जगह हम लिख देंगे इज लेस देन अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड बाय सीजी। सेम यहां पे हम लिख देंगे अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड बाय सीजी। मतलब एक्ट ने पावर दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कौन सर? आज के डेट में रूलिंग पार्टी बीजेपी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी। फ्यूचर में अगर कांग्रेस आ जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस, वापस बीजेपी आ जाएगा तो बीजेपी। हूसोएवर इज द रूलिंग पार्टी, वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा। और एक्ट ने पावर दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट जा तू बना ले।
तेरे को जो लिखने का है लिख ले, तू जो पेड अप शेयर कैपिटल बोलेगा उससे कम और टर्नओवर बोलेगा उससे कम, अगर एक कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर होगा तो उस कंपनी को हम स्मॉल कंपनी कहेंगे। तो सर ये हो गया स्टेप 1। एंड व्हेन यू गिव द पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ये लिमिट्स कैसे बताएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे बताएगा क्या लिमिट होना चाहिए? तो सेंट्रल गवर्नमेंट लिमिट्स बताएगा बाय मेकिंग रूल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? वो रूल्स बनाएगा और रूल्स ऑफिशियल गैजेट में सीधा डाल देगा कि रूल्स में लिखेगा कि देख भैया सेक्शन 285 जो था ना, उसमें हमको सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिला था कि हम बता सके स्मॉल कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर कितना होना चाहिए, और हमारे हिसाब से पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर इतना इतना होना चाहिए। अब सर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मिसयूज भी तो कर सकते हैं ना। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन से दैट लेट्स डू दिस, लेट्स मेक अ जोक, लेट्स डू सम फन। We will say paid up share capital of 10,000 rupees and turnover of 1 lakh rupees. This is the limit that we want to prescribe. अरे सेंट्रल गवर्नमेंट पागल हो गए हो क्या तुम? 10,000 रुपए में पेड अप शेयर कैपिटल कोई होता है? कोई 1 लाख के टर्नओवर वाला कंपनी होता है? नहीं ना। बट सेंट्रल गवर्नमेंट वाज लाइक मेरे को कोई स्मॉल कंपनी बनने ही नहीं देना है, एवरी कंपनी इज बिग कंपनी, आई डोंट इवन वांट टू मेक एनी स्मॉल कंपनी। सो दैट इज नॉट द राइट इंटेंशन ऑफ लॉ। लॉ का इंटेंशन ये नहीं था कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पावर आ जाए। लॉ का इंटेंशन सिर्फ ये था कि थोड़ा सा पावर तुमको दे दे, कल को कुछ अमेंडमेंट करना पड़े ना तो हमको पूरा ड्राफ्ट बना के बिल बना के अमेंडमेंट का प्रोसेस ना करना पड़े। तो इस केस में लॉ क्या करता है पता है? लॉ यहां पे चाहे ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक लिमिट दे सकता है कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट यू कैन प्रिस्क्राइब द अमाउंट बट दैट अमाउंट कैन नॉट बी लेस देन 50 लाख रुपीज एंड कैन नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीज। फॉर एग्जाम्पल वो कह सकते हैं, एक्ट ये कह सकता है दैट द पेड अप शेयर कैपिटल हैज टू बी लेस देन अ लिमिट। व्हाट लिमिट? द लिमिट प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो लिमिट बताएगा ना वो 50 लाख से कम नहीं हो सकता, 10 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता। कैन नॉट बी लेस देन 50 lakhs, कैन नॉट बी मोर देन 2 crores। सो इन दैट केस what will happen is central government will be bound to play within that range। और कल को जाके रेंज तुमको बढ़ाना है तो तुम अमेंडमेंट करवा लो एक्ट का। ऑडियो नहीं आ रही है सर? अरे कुछ बोलूंगा तो ऑडियो आएगी ना। पर तुमको समझा मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं that is how rules comes into picture। and when rule comes into picture in the act, what is written as may be prescribed by central government, and then central government will have the power to prescribe। at some places they can fix the limit। Now coming to sir small company का definition, I took a little longer to explain because I wanted to explain rule, but small company का definition you had also read in the foundation। what was the definition sir? Small company is defined in section 285. Small company means a company which has a paid up share capital or turnover within certain limit. What will be that limit sir? That limit will be as prescribed by CG। but CG को भी prescribe करने के लिए there is a range that act has given। range that is given by act is 50 lakhs to 10 crores। in case of paid up share capital, central government can prescribe a range between 50 lakhs to 10 crores, and in case of turnover it can prescribe a range of 2 crores to 100 crores। sir there is a range, ठीक है? there is a range the range is 50 lakhs to 10 crore or 2 crore to 10 crore। this is the range between which central government can prescribe an amount, and central government has actually prescribed an amount of 2 crore and 20 crore। सर आप क्या बोल रहे हो? अपने को कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक बार हिंदी में बोल के देखता हूँ। सर स्मॉल कंपनी मतलब उसका पेड अप शेयर कैपिटल भी कम होना चाहिए, टर्नओवर भी कम होना चाहिए। पेड अप शेयर कैपिटल भी कम होना चाहिए, टर्नओवर भी कम होना चाहिए। यहाँ वर्ड यूज्ड है एंड, मतलब तुम्हारा पेड अप शेयर कैपिटल भी कम है, टर्नओवर भी कम है। तो सर कितना पेड अप शेयर कैपिटल? तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करके बोल दिया इफ योर पेड अप शेयर कैपिटल इज लेस देन 2 करोड़ and your turnover is less than 20 crore, you will be considered as a small company। मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो सर ये तो समझ गए। तो ये क्या है? अरे ये वो रेंज है जो एक्ट में लिखा हुआ है। एक्ट हैज गिवन पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट बट दैट पावर इज विद इन अ रेंज। कैन सेंट्रल गवर्नमेंट कम टुमारो एंड से दैट द पेड अप शेयर कैपिटल हैज टू बी 1 lakh rupees? Can the central government say so? No, because the minimum amount is 50 lakh and the maximum amount is 10 crore। इसी रेंज के बीच में एक अमाउंट उठा के सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेस्क्राइब करना पड़ेगा। टर्नओवर में द मिनिमम इज 2 crore and maximum is 100 crore। इसी रेंज में एक अमाउंट उठा के प्रेस्क्राइब करना पड़ेगा। So it did 2 crore and 20 crore। Okay sir, now my question to you, there is a company A, there is a company B, there is a company C। I'll tell you the paid up share capital, I'll tell you the turnover, you tell me whether it is a small company or not। Company number 1, it has a paid up share capital of 1 crore and it has a turnover of 10 crore। Is it a small company? रुको जरा सबर करो। Company number 2, it has a paid up share capital of 3 crore but turnover of only 50 lakh rupees। Is it a small company? Question number 3, a company, it has a turnover of 3 crore and
sorry, paid up share capital of 3 crore and turnover of 30 crore. Is it a small company? Tell me yes, no, yes, 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 no. A, B, C का तीनों का आंसर मेरे को एक साथ दो. आराम से सोच के दो सर. गलती जानबूझ के करो. गलती से गलती मत करो. बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो, आराम से सोचो. सर सोचेंगे लेकिन एक बार प्रोविजन बताओ. प्रोविजन अभी के लिए इतना सिंपल है सर. ये लिमिट ना लॉ में लिखना है बस. पर एक्चुअल में स्मॉल कंपनी है कि नहीं चेक करने के लिए आपको दो ही चीज चेक करनी है. पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर क्या है. क्या वो पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से कम है एंड द टर्नओवर इज 20 करोड़ से कम और नॉट. तो सर किसी ने मेरे को दिखा, किसी ने कहा स्मॉल नॉट स्मॉल, स्मॉल नॉट स्मॉल. मैं आपको आंसर देता हूं. द आंसर इज दिस इज अ स्मॉल कंपनी. यस, दिस इज नॉट अ स्मॉल कंपनी. दिस इज नॉट अ स्मॉल कंपनी. सर ये स्मॉल कंपनी है. पहले तो मेरे को लिमिट बताओ. लिमिट है सर पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ एंड टर्नओवर 20 करोड़. तो सर ये तो 2 करोड़ से कम है, ये भी 20 करोड़ से कम है, तो ये तो डेफिनेटली स्मॉल कंपनी है. बट सर बी के केस में पेड अप शेयर कैपिटल इज मोर, पर सर टर्नओवर तो 10 करोड़ से 20 करोड़ से बहुत कम है ना. अरे कोई फर्क ही नहीं पड़ता. द प्रोविजन इज एंड यू हैव टू मीट बोथ द कंडीशन. पेड अप शेयर कैपिटल भी कम होना चाहिए, टर्नओवर भी कम होना चाहिए. उस केस में ये स्मॉल कंपनी बनेगी, वरना ये नई कंपनी नहीं बनेगी. सर आपका 3 करोड़ तो पेड अप शेयर कैपिटल है, तो तुमको कहां से छोटे कंपनी भाई. 3 करोड़ रुपए तो तुमने पैसा लगा रखा है कंपनी में. यू हैव इन्वेस्टेड 3 करोड़ इन द कंपनी. हाउ आर यू अ स्मॉल कंपनी? यू आर नॉट अ स्मॉल कंपनी. ठीक है. एंड सी के केस में 3 करोड़ 30 करोड़ you are not, because both the conditions are not meeting. So this is the definition of small company, sir. This definition is very 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 important because ये amendment आया है sir. ये amendment आया है. यहाँ पे amendment आया है. The limit that I just told you, 2 crore and 20 crore, this limit has actually increased. It was a lower limit in the last attempt. क्या अंश? I didn't get your doubt. सर पेड अप शेयर कैपिटल का लिमिट है 2 करोड़, टर्नओवर का लिमिट है 20 करोड़. ओके सर. वरुण कह रहा है ऑडियो नॉट क्लियर. इज दैट ट्रू? आई डोंट नो अंश विच बुक यू आर यूजिंग, बट paid up share capital 2 crore है, turnover 20 crore है. You read the sentence clearly. It is saying paid up share capital and turnover of 2 crore and 20 crore respectively. मतलब paid up share capital का 2 करोड़ लोगे, टर्नओवर का 20 करोड़ लोगे. अंश समझे? ऑडियो क्लियर है वरुण. गाइस जब आपको ऐसा प्रॉब्लम होता है ना कि ऑडियो क्लियर नहीं है, वीडियो क्लियर नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस लेके मत आया करो सर. आपके एंड पे ही गलती है. एक बार ना चैट में पूछा करो कि मेरे को ऑडियो का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी और को भी प्रॉब्लम हो रहा है क्या. तो कोई और बोलेगा हाँ हाँ, तो मैं देख करके रुक जाऊंगा. पर ऐसे सर आपका वीडियो ब्लर है. अरे नहीं हो सकता ब्लर. ठीक है, हो सकता है बट अभी नहीं है फिलहाल. ठीक है, चलो सर मेरी बात सुनो, आ जाओ. कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? यस सर, एब्सोल्युटली. लेट्स मूव अ लिटिल फॉरवर्ड. थोड़ा आज ऑडियो का यहाँ पे जो आपको डिस्टर्बेंस आ रहा है वो मैं कल पक्का ठीक कर दूंगा. आज के लिए बस मेरे साथ बने रहो. मैंने आपको अभी अभी बोला कि आपका स्मॉल कंपनी क्या होता है. नाउ ऑन दोज लाइंस लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन एंड आई विल शो अ क्वेश्चन ऑन स्मॉल कंपनी. 1 सेकेंड. यस सर, सीधा एग्जाम का क्वेश्चन करेंगे अपन तोप है. सीधा एमटीपी अक्टूबर 2021 का वी विल सॉल्व अ क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज इन योर स्क्रीन. ये रहा. मेरे साथ पढ़ो सर क्वेश्चन एक बार. दिस क्वेश्चन इज ऑफ न्यू प्राइवेट लिमिटेड. थोड़ा सा आपको कट करके दिखेगा बट मैनेज हो जाएगा. देखो, न्यू प्राइवेट लिमिटेड. कैन यू सी माय स्क्रीन? सर डू वी नीड टू राइट द सोल्यूशन? नॉट राइट नाउ. अभी बस ना सोल्यूशन मन में बना लो. आपको नोट्स का यूज चाहिए तो थोड़ा सा नोट्स का यूज कर लो, बट मन में बना लो. सर इज इट लेस देन और इक्वल टू? लेस देन इक्वल टू. अब देखो मेरे साथ, आपने पूछा ना इज इट लेस देन और इक्वल टू. जब इस क्वेश्चन का हम आंसर पढ़ेंगे ना, तब हम लॉ का बेयर लैंग्वेज भी पढ़ लेंगे, बेयर एक्ट का लैंग्वेज भी पढ़ लेंगे. उससे आपका ये आंसर क्लियर हो जाएगा. New Private Limited is a company registered under Companies Act with a paid up share capital of 70 lakhs and turnover of 30 crores. Explain the meaning of small company and examine the following in accordance with the provision of the Companies Act. पहला, whether new private limited can avail the status of small company. क्या आप small company बन सकते हो? दूसरा, what will be your answer if the turnover of the company is rupees 15 crore and the capital is same as 70 lakhs? अगर आपका टर्नओवर 30 करोड़ था,
यहां पे टर्नओवर 30 करोड़ था, वो अगर 30 करोड़ से कम होकर के 15 करोड़ हो जाता तो आपका आंसर क्या होता? जब आपका पेड अप शेयर कैपिटल कम रहता। सबसे पहले सर आंसर टू दिस फर्स्ट पॉइंट, वेदर न्यू प्राइवेट लिमिटेड कैन अवेल द स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी, क्या आप स्मॉल कंपनी बन सकते हो? सर हाँ ना मत करो, लॉजिकली सीक्वेंस में सोचो, ऑलवेज बिल्ड योर सीक्वेंस। Now, when can a company be called a small company? A company can be called a small company if the paid up share capital is within the prescribed limit and turnover is within the prescribed limit. हमको पता है क्या लिमिट है सर? The limit is 2 crore and 20 crore. So if your paid up share capital is less than 2 crore and turnover is less than 20 crore, then you will be called as a small company. In the given case, New Private Limited is a company whose paid up share capital is 70 lakhs but turnover is 30 crore. So your turnover is more than the prescribed limit and hence you are not eligible to become a small company. But if the turnover were less than 15 crore, अगर 20 करोड़ से कम होता आपका टर्नओवर, 15 करोड़ अगर टर्नओवर होता, in that case your paid up share capital is less than 2 crore, turnover is less than 20 crores, both the conditions are meeting and hence you will become eligible to become a small company. तो सर पहले वाले में आप स्मॉल कंपनी नहीं थे, दूसरे वाले में आप स्मॉल कंपनी हो जाते। ठीक है, अब सर आंसर आना अलग चीज होता है। मैं पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़, टर्नओवर 20 करोड़, ये ठीक है, पर आपको इसको लॉ के लैंग्वेज में लिखना है। अब सर लॉ का लैंग्वेज क्या, अभी मैं इसको आंसर में लिखना शुरू करूंगा तो मेरा लॉ का लैंग्वेज आ जाएगा? नहीं दोस्त, लॉ का लैंग्वेज आपका कब आएगा बता रहा हूं। क्लास में आपने सुना मेरे साथ, क्लास में एक बार ही रीड मारा, घर में जाकर एक बार ही रीड मारा, आपका पहला रिवीजन भी मैं कराऊंगा, आपका दूसरा रिवीजन भी मैं कराऊंगा। वो रिवीजन जब खत्म हो जाएगा आपका, तो दूसरे रिवीजन के बाद कहीं ना कहीं हल्का हल्का आप लॉ के लैंग्वेज को अपने आप लिखने लग जाओगे रट्टा मारे बिना। तो the only point that I want to make in front of you is when you solve this question bank, when you read the answers, हाँ आता है करके आगे मत बढ़ना। मैं आज भी जब आंसर्स पढ़ता हूं ना क्वेश्चन बैंक के अपने, तो मैं पूरा आंसर खुद के लिए पढ़ता हूं, क्योंकि मेरे को और लॉ का लैंग्वेज सीखना है। आई वांट टू बी वेरी फ्लुएंट एंड व्हेन आई स्पीक लॉ, व्हेन आई स्पीक इंग्लिश, लॉ शुड कम आउट नेचुरली। दैट इज माई गोल। Your goal should be equal that whenever you're writing, you don't even have to focus. आप नॉर्मल इंग्लिश लिख रहे हो और आपका लॉ का लैंग्वेज आ रहा है, इंग्लिश ही है ना भाई, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, है तो इंग्लिश ही, बस बना तो थोड़ा नाटक ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा सजाया सवेरा है, उसको समेट लेंगे अपन, क्या दिक्कत है। सुनो मेरी बात सर, what is small company? According to section 285 of the Companies Act, small company means a company other than public company. Other than public company. Sir, a small company has to mandatorily be a private company. वो तो मैंने चेक किया ही नहीं, ये प्राइवेट क्यों लिखा था? Because सर एक पब्लिक कंपनी मतलब क्या? पब्लिक कंपनी मतलब हम पढ़ेंगे, पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच हैज अ लॉट ऑफ शेयर होल्डर। अभी ऐसा समझ लो, पब्लिक कंपनी इज समथिंग विच इज नॉट अ क्लोजली हेल्ड कंपनी, मतलब बहुत सारे लोग हैं उसमें। तो बड़ी कंपनी को कैसा स्मॉल कंपनी बोल सकते हो? और पब्लिक कंपनी में तो इतने लोग ही इन्वॉल्व है, तुम उसको स्मॉल कंपनी मत बोलो भाई। स्मॉल कंपनी का सबसे पहला कंडीशन है तुमको प्राइवेट कंपनी होना पड़ेगा। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन इज दैट यू विल बी प्राइवेट कंपनी। उसको इन्होंने कैसे लिखा है सर? मींस अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। और क्या लिखा है? हुज पेड अप शेयर कैपिटल is does not exceed 50 lakh rupees or such higher amount as may be prescribed by the prescribed which shall not be more than 10 crore। 50 लाख और the higher amount as may be prescribed, but 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। And turnover which as per the last P&L does not exceed 2 crore or such higher amount as may be prescribed which shall not be more than 100 crore rupees। जो मैंने आपको यहाँ पे टेबल में बना के बताया ना, ये जो टेबल में मैंने आपको रेंज बताया ना, 2 करोड़ से 100 करोड़, 50 लाख से 10 करोड़, वही इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि 50 लाख से ज्यादा नहीं होगा पेड, 50 लाख से ज्यादा होगा पेड अप शेयर कैपिटल का लिमिट, लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। 2 करोड़ से ज्यादा होगा टर्नओवर का लिमिट, लेकिन 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू। अब सर ये 3 एक्सेप्शन है, सुनो, 3 तरह के कंपनी है जिनको इन्होंने स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन से हटाया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनी दैट दे हैव रिमूव्ड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी। पहला, होल्डिंग कंपनी और अ सब्सिडरी कंपनी। सर व्हाट इज एन होल्डिंग कंपनी, व्हाट इज अ सब्सिडरी कंपनी? जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता है हमारे सिलेबस में है, हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। पर इन्होंने बोला एक होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी को स्मॉल कंपनी कभी नहीं कहना। मतलब सर फॉर एग्जांपल अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, My question to you is, Reliance Industries Limited is a company. अगर तुम मेरे को एक बात बताओ, उसका पेड अप शेयर कैपिटल अगर 10 लाख है, 10 लाख है, और टर्नओवर अगर उसका 2 करोड़ है, तो इज इट अ स्मॉल कंपनी? Is it a small company? If I say paid up share capital is 10 lakh, turnover is 2 crore, is it a small company? So you'll say पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट 2 करोड़ है, टर्नओवर की लिमिट 20 करोड़ है, ये दोनों से तो कम है, तो इस हिसाब से तो स्मॉल कंपनी होता है। पर सबसे पहले भाई क्या ये प्राइवेट कंपनी है?
नहीं ना, ये तो प्राइवेट ही कंपनी नहीं है, ये तो पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी कैन नॉट बी अ स्मॉल कंपनी। चलो सर अब आगे बढ़ते हैं, मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है मान लो ये प्राइवेट लिमिटेड है, RIPL, रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। अब क्या ये स्मॉल कंपनी है? सर वो स्मॉल कंपनी के बोलने के पहले ना एक और चीज चेक कर लो, क्या ये अपने आप में होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी है क्या? होल्डिंग या सब्सिडरी मतलब क्या? क्या इसके छोटे छोटे बच्चे हैं सब्सिडरी कंपनी, या कोई इसका कोई पप्पा है पेरेंट कंपनी? ये दोनों चीजें चेक कर लो। अगर ऊपर नीचे कोई है ना तो भैया तू स्मॉल कंपनी नहीं है, तेरे ऊपर बड़े हाथ हैं या फिर तेरे नीचे बहुत सारे बच्चे। पर अगर ना ही ये किसी कंपनी का होल्डिंग कंपनी है, ना ही ये किसी कंपनी का सब्सिडरी कंपनी है, ना ही ये पब्लिक कंपनी है, पेड अप शेयर कैपिटल छोटा है, टर्नओवर छोटा है, तब जाके इसको स्मॉल कंपनी कहते हैं। क्यों सर, क्यों इतना नाटक कर रहे हो आप स्मॉल कंपनी किसी को बोलने में? बोल दो ना किसी को स्मॉल कंपनी, क्या चाहते हैं तुम्हारा? अरे तुम जैसे ही किसी को स्मॉल कंपनी बोलते हो ना, उसको बहुत सारे रिलैक्सेशन मिल जाते हैं। कंपनीज एक्ट में बहुत सारे प्रोविजन उसको एप्लीकेबल नहीं होते। तो कम से कम हमको ये तो इंश्योर कर लेने दो कि तुम सही में छोटे कंपनी हो। ये तो इंश्योर कर लेने दो कि सही में छोटे कंपनी हो। अब सर प्रशांत बढ़िया कंफ्यूज हुआ, बोले सर ये तो स्मॉल कंपनी हो ही नहीं सकता ना। क्यों? क्योंकि 50 लाख से कम का पेड अप शेयर कैपिटल तो अलाउड नहीं है ना। प्रशांत क्या मस्त कंफ्यूज हुआ, उसने बोला सर रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड तो स्मॉल कंपनी हो ही नहीं सकता क्योंकि 50 लाख से कम का पेड अप शेयर कैपिटल तो अलाउड ही नहीं है ना। अरे मेरे दोस्त, अरे मेरे दोस्त, वो जो 50 लाख की लिमिट थी ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए था कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो कितना लिमिट प्रिस्क्राइब करेगा, एक लिमिट सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा। वो लिमिट क्या होगी भैया? 50 लाख से ज्यादा रखना, 10 करोड़ से कम रखना। कीप इट मोर देन 50 लाख, कीप इट लेस देन 10 करोड़। सो मान लो ये लिमिट रखा, से इट इज 2 करोड़। सो इसके नीचे के जितने भी पेड अप शेयर कैपिटल वाले कंपनी है ना, दोज ऑल दोज विल क्वालिफाई। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज प्रशांत, एकदम सिंपल है। The range is for central government. That is the upper limit. Now upper limit जब central government has prescribed, उसके नीचे का कोई भी पेड अप शेयर कैपिटल हो, अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 5 रुपए है और आपका टर्नओवर 10 रुपए है, if your share cap paid up share capital is ₹5 and your turnover is ₹10, then you are very well a small company, provided you are a private company and you are not a holding or subsidiary company. Second sir, a company registered under section 8. Oh my god, what is this? A company registered under section 8. Sir, section 8 is something which we will not forget. We will read about it a lot. What is section 8? Section 8 company sir एक not for profit organization होता है। क्या बोला सर मैंने? एक not for profit कंपनीज होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई ओपन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड आई से दैट द इंस्टीट्यूट का रीजन, द intention of the institute will not be to earn profit, whatever money we will take from students, that we will give free service to students who are not able to pay their fees. मतलब जो लोग पैसे दे पा रहे हैं उनसे पैसे लेंगे और जो नहीं दे पा रहे हैं उनका खर्चा कर देंगे। तो इसको कहते हैं सर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल ट्रस्ट। अगर इस तरह की नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज होते हैं तो उन लोगों को जाकर के अपने आप को सेक्शन 8 में रजिस्टर करवाना पड़ता है। और अगर आप सेक्शन 8 का रजिस्ट्रेशन ले लेते हो तो भाई हर जगह नहीं जाना है तुमको, ठीक है? एक जगह रजिस्ट्रेशन ले लिया ना, बस खुश रहे, तो वो होता है सेक्शन 8 कंपनीज। सेक्शन 8 कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकते। और तीसरा, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट। स्पेशल एक्ट का एग्जांपल सर स्पेशल एक्ट का एग्जांपल दो ना जरा। LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जैसे कि हो गया। तो कोई भी कंपनी अगर किसी स्पेशल एक्ट में गवर्न होता है तो उस कंपनी के लिए आपको ये प्रोविजन नहीं लगेगा। तो 3 लोग स्मॉल कंपनी नहीं हो सकते। एक बार अपने जुबा केशरी बोलो, 3 लोग सर, 3 लोग खुद बोलो। सर मेरे बोलने से क्या होगा, मेरा हो गया ना, तुम्हारे को करना है। कौन से 3 तरह की कंपनी है जो स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएंगे? पहला, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। दूसरा, अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 8 और रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। तीसरा, अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विच इज गवर्न्ड बाय अ स्पेशल एक्ट। ये 3 कंपनीज जो है, ये 3 कंपनी को क्या नहीं होगा, तुम कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बोल सकते। उसके अलावा पब्लिक कंपनी को कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बोल सकते। उसके अलावा पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से ज्यादा हो गया या टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा हो गया तो तुम स्मॉल कंपनी नहीं बन सकते। इतने सारे कंडीशन है सर। अब उसके बाद क्या लिखा है सर? यहां पे देखो इन्होंने क्या लिखा है, एज में बी प्रिस्क्राइब। तो जब एक्ट में लिखा है एज में बी प्रिस्क्राइब, तो आप कहां जाते हो? आप उठ करके चले जाना रूल्स के पास। जब भी कभी एज पर प्रिस्क्राइब लिख दिया ना एक्ट ने, तो मुंह मोड़ के रूल्स के पास चले जाना। अब रूल्स कहां से आ गए सर? यहां पे ये देखो, एज पर कंपनीज स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल्स रूल्स 2014। गाइस एक छोटी सी बात बताऊं, छोटी सी बात सुनोगे? सर कंपनीज एक्ट कब बना था? कंपनीज एक्ट बना था 2013 में। कंपनीज एक्ट में कितने चैप्टर हैं? कंपनीज एक्ट में 29 चैप्टर है। अभी वो 1956 छोड़ दो, 1956 छोड़ दो, 2013 में बना था, हमारे लिए रेलेवेंट है 2013। उसमें है 29 चैप्टर्स।
इस 29 चैप्टर्स में हर चैप्टर में एक एक करस्पॉन्डिंग रूल्स है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट चैप्टर अगर शॉर्ट टाइटल वो सब की बात करता है और डेफिनेशंस की बात करता है, तो इन दो सेक्शन से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है ना, उसका एक रूल्स बना हुआ है। और जो रूल्स का नाम होता है ना, वो चैप्टर के नाम से बहुत ज्यादा करस्पॉन्डिंग होता है। ये मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा कि दोनों बहुत मिलता जुलता है। तो जैसे हमारे चैप्टर 1 का नाम क्या है? डेफिनेशंस। तो सर प्रिलिमिनरी, बेसिकली चैप्टर 1 का नाम प्रिलिमिनरी है जिसमें डेफिनेशंस है, तो उससे करस्पॉन्डिंग रूल है कंपनीज स्पेसिफिकेशन ऑफ डिटेल्स, डेफिनेशन डिटेल्स, डेफिनेशन का डिटेल्स का स्पेसिफिकेशन के लिए इन्होंने रूल बनाया। अब सर देखो 2013 में एक्ट आया था, 2013 में इन्होंने पावर दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट तो बहुत चीजें कर सकता है। 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना सारा पावर एक्सरसाइज करा लिया। तो मोस्ट ऑफ द रूल्स दैट वी विल रीड, यू विल सी दैट द ईयर इज 2014। 2013 में एक्ट आया, एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया, एक साल सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पर काम किया और 2014 को सारे रूल्स निकाल दिए। मोस्ट ऑफ द रूल्स 2014 को निकाल दिए। तो सर हेंस यू विल सी द रूल नेम टू बी नंबर टू बी 2014। आई विल टीच यू हाउ टू स्टडी रूल नंबर। सर कहना फॉरेन कंपनी बिकम अ स्मॉल कंपनी। पहले तुम फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन वर्ड बाय वर्ड टेक्निकलिटी के साथ मेरे को यहां पे लिख के दो, फिर मैं तुमको बताऊंगा फॉरेन कंपनी स्मॉल कंपनी बन सकती है क्या। ठीक है, अब मेरी बात सुनो सर। सर कंपनी स्पेसिफिकेटेड डिटेल रूल्स का सब क्लॉज 1 और 2 जो है, पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर ऑफ द स्मॉल कंपनी शेल नॉट एक्सीड ₹2 crores एंड ₹20 crores रेस्पेक्टिवली। 2 करोड़ और 20 करोड़ से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। ये वही चीज है जो मैंने आपको बताया, ये इन्होंने लॉ के लैंग्वेज में लिखा है कि ऊपर जो हमने पढ़ा ना, उसके पर्पस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया है कि 2 करोड़ से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल नहीं होना चाहिए, 20 करोड़ से ज्यादा आपका टर्नओवर नहीं होना चाहिए। कंक्लूजन क्या है सर? फर्स्ट केस में आप स्मॉल कंपनी नहीं बन सकते क्योंकि आपका टर्नओवर 30 करोड़ था, जो 20 करोड़ से ज्यादा है। और अगर आपका टर्नओवर 15 करोड़ हो जाता है तो आप फिर स्मॉल कंपनी का स्टेटस बिल्कुल अवेल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझे क्या? समझे क्या? समझे क्या? समझे क्या? क्या समझे? क्या समझे? क्या समझे? सर ये देखा, समझे क्या? समझे क्या? समझे क्या? क्या समझे? क्या समझे? क्या समझे? सर बुक में इन्वेस्टिंग कंपनी भी है दोस्तों। तुम लोग जो भी बोल रहे हो बुक में है नहीं है, प्लीज मेरा एक ही मेरा रिक्वेस्ट है, क्लास का समय इन्वेस्ट करने के पहले जो भी चीजें आप करोगे, आप इंस्टीट्यूट का जो लेटेस्ट May 22 का मटेरियल है उसको डाउनलोड करके फिर मेरे को बोलना उस बुक में है क्या। अब सबके पास अगर अलग अलग बुक हुई और अलग अलग चीजें इन्होंने लिखी तो कहां से हम करेंगे मैनेज, बताओ ना मुक्ता। और मुक्ता आपसे तो एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप ऐसे इन्वेस्टिंग कंपनी वगैरह खोल करके मेरे को बोलो बुक में तो वो भी है, क्योंकि मेरे बुक में तो नहीं है दोस्त। देखो मेरे बुक में तो इन्होंने कम बातें लिख रखी है, तो ना मुक्ता आपको ना नया बुक लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर, ओके सर। सर रेंज एक और बार बता दो, बस एक और बार बता रहा हूं दोस्तों। देखो उसके बाद फिर क्या है, आपको वापस से जो थोड़ा थोड़ा बैकअप मिल रहा है ना, उसमें से देख के भी समझ सकते हो, और एक बार हल्का सा रीड भी करोगे तो आपको समझ जाएगा। पर एक और बार बता दे रहा हूं स्मॉल कंपनी का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्मॉल कंपनी का। सर लॉ ने कहा कि पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर जो है वो अगर एक हद से कम होगा, एक लिमिट से कम होगा, तभी ये स्मॉल कंपनी कहलाएगी। अब वो हद कौन डिसाइड करेगा सर? वो हद सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, वो लिमिट सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। पर एक्ट ने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब तुम लिमिट डिसाइड करोगे ना, तो ध्यान रखना पेड अप शेयर कैपिटल का लिमिट जो है वो 50 लाख से लेकर के, सर सुनो ना, यहां पे देखो, यहां पे देखो मैंने क्या लिखा था, कहां गया ये देखो सर, यहां पे यहीं से समझाता हूं, सुनो। यहां पे मैं इसको मैं थोड़ा अपग्रेड करके आपको समझाता हूं, सुनो। सर इन्होंने क्या कहा कि पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर के लिए ना सेंट्रल गवर्नमेंट आप एक लिमिट डिसाइड करो। अगर इस लिमिट से कम पेड अप शेयर कैपिटल और इस लिमिट से कम टर्नओवर हुआ ना, तो हम उसको स्मॉल कंपनी मानेंगे। पर ये जो लिमिट में आप डब्बा में अमाउंट डालोगे ना, वो तुम क्या अमाउंट डालोगे? दैट अमाउंट हैज टू बी बिटवीन अ रेंज ऑफ 50 lakhs to 10 crore in case of paid up share capital and 2 crore to 100 crore in case of turnover। तो सर अब जब इन्होंने रेंज दिया ना, तो उस रेंज को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट हैव प्रिस्क्राइब्ड दैट योर पेड अप शेयर कैपिटल हैज टू बी लेस देन 2 crore एंड योर टर्नओवर हैज टू बी मोर देन लेस देन 20 crore, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू। अब सर मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं, आपने जो ये क्वेश्चन देखा अभी मेरे साथ, इस क्वेश्चन का एक समझो प्रेजेंटेशन कैसे होता है। आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज टू हाउ टू प्रेजेंट एन आंसर इन योर एग्जाम, बिकॉज अल्टीमेटली दैट इज व्हाट मैटर्स। सो सर आई थिंक, सर हाउ कैन वी सी बेयर एक्ट, वो मैं आपको बताता हूं, कल की क्लास में आपको बताऊंगा। मुक्ता कह रही है आई चेक रॉन्ग सेक्शन। मत करो ना मुक्ता, ऐसा कैसे करते हो, बच्चे हो गया तुम, छोटी बच्ची हो गया। नहीं ना, मेरी बात सुनो।
Sir, I want to show you how to present your answer in your paper, and this is the most important skill that you'll have to learn. When your एग्जाम में जब एक क्वेश्चन आता है ना तो दोस्त, तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करने का. एक तो जो थोड़ा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिखे, कि थोड़ा ये केस स्टडी दिया है, घुमा करके क्वेश्चन दिया है, एक प्राइवेट कंपनी का केस दिया है और डेटा घुमा फिरा के दे रहा है, केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन. और दूसरा होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि भैया स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बोले स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन क्या हो गया सर? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया डिफाइन स्मॉल कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट. ये हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. उसमें कुछ नहीं करना है उसको, आप उसमें आपको 285 उठा करके लिख देना है, बात खत्म. पर सर इस तरह के स्ट्रेट क्वेश्चंस आज के जमाने में और नहीं आते, पहले आया करते थे बहुत ज्यादा. इसीलिए हम लोगों को लगता था है रट्टा. आज के जमाने में आपको डेफिनेशन तो आएगा, लेकिन उस डेफिनेशन को प्रैक्टिकल यूज करके भी दिखाना पड़ेगा. तो केस स्टडीज आते हैं जैसा हमने अभी पढ़ा. तो सर जब केस स्टडीज आते हैं ना, आपका प्रेजेंटेशन का एक फॉर्मेट आता है, और जब आप घर में नोट्स लिखने, अभी तो आज तो कोई आंसर नहीं लिखना है सर आपको, लेकिन घर में आगे चल के जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा. सबसे पहले आप हमेशा लिखोगे रेलेवेंट प्रोविजन. और सर ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये पैटर्न वही है जो इंस्टीट्यूट जनरली फॉलो करती है अपने पेपर में. मैं अपने क्वेश्चन बैंक में बस क्या करता हूं, मैं अपने क्वेश्चन बैंक में उनको स्प्लिट कर देता हूं. जैसे यहां पे कंक्लूजन आ गया, यहां रेलेवेंट प्रोविजन आ गया, मैं कोशिश करता हूं उनको स्प्लिट कर दूं, लेकिन इंस्टीट्यूट का आंसर का सीक्वेंस में कभी नहीं बदलता. ठीक है, अब आप मेरी बात सुनो. यहां पे आप देखो केस स्टडी में आपको सबसे पहले लिखना होगा रेलेवेंट प्रोविजन. सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा रेलेवेंट प्रोविजन क्या है. ठीक है, दूसरा आपको उसके बाद लिखना पड़ेगा गिवन केस. गिवन केस, गिवन केस मतलब क्या? बेसिकली इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, इस वाले क्वेश्चन में एक प्राइवेट कंपनी था जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इतना था, टर्नओवर इतना था, वो हो गया आपका गिवन केस. अब आप करोगे एनालिसिस. एनालिसिस क्या होता है सर? आपको प्रोविजन पता है, आपको गिवन केस पता है, अब आप दोनों को मिक्स करके बताओ कि प्रोविजन के हिसाब से पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ या उससे कम होना चाहिए, टर्नओवर 20 करोड़ या उससे कम होना चाहिए. लेकिन जो दिया हुआ केस है उसमें पेड अप शेयर कैपिटल इतना है और टर्नओवर इतना है, तो हमारे हिसाब से इस केस में ये जो कंपनी है ये स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती. ये आपने एनालिसिस में लिखा, हमारे हिसाब से ये कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती. फिर लास्ट आप लिखोगे सर कंक्लूजन. कंक्लूजन, कंक्लूजन नंबर 1, बेस्ड ऑन अबव एनालिसिस. बेस्ड ऑन अबव एनालिसिस, ये जो ऊपर हमने एनालिसिस किया इसके बेसिस पे हम ये कंक्लूजन पे अराइव करते हैं कि वॉट एवर द कंपनी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड जो भी है, दिस कंपनी इज नॉट अ स्मॉल कंपनी, इज नॉट अ स्मॉल कंपनी. आपका एनालिसिस, ये कंक्लूजन 1 हो गया. कंक्लूजन 2, आपका जो सेकेंड पॉइंट था क्वेश्चन का, उसके बारे में लिखोगे इफ टर्नओवर वाज 15 करोड़ देन इन दैट केस इट वुड हैव बिकम अ स्मॉल कंपनी. तो सर आपको अभी फिलहाल क्या समझना है, जब एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है यू विल हैव टू बी वेरी क्लियर विथ योर प्रेजेंटेशन. सर दिस प्रेजेंटेशन ये क्या शो करता है पता है? ये शो करता है कि आप सोचते कैसे हो. मतलब आप ना एकदम बिखरा बिखरा सोचते हो क्या, कि अरे मैं ये पॉइंट भी लिख लिया, ये पॉइंट भी लिख लिया. नहीं, आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में सोचना है. स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मतलब क्या, जब आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपको कौन कौन सा सेक्शन क्लिक हुआ कि अरे ये सेक्शन भी एप्लीकेबल है, ये सेक्शन भी एप्लीकेबल है. जो भी सेक्शन क्लिक हुआ, जो भी उसका रेलेवेंट पॉइंट है, सबसे पहले आपने रेलेवेंट प्रोविजन वाले पॉइंट में लिख लिया उसको. उसके बाद आपने बोला इस क्वेश्चन में क्या लिखा था, इस क्वेश्चन में गिवन केस लिखा था. फिर आपने लिखा एनालिसिस, मतलब ये जो मेरा प्रोविजन मेरे को आता है और जो गिवन केस है उन दोनों को मिला करके प्रैक्टिकली कैसे मैं इसको इंप्लीमेंट करूं, ये आपका एनालिसिस हो गया. और कंक्लूजन आप चाहो तो एक एक लाइन में दे सकते हो अगर आपने ऊपर पूरा समझा दिया है तो सर इस तरीके से आपका प्रेजेंट होता है आंसर. समझे? Did you understand guys? I hope you did understand. I am going a little slow because you are learning so much of basics. You are learning so many things which you are learning for the first time, and I don't want to mess it up. ठीक है, so that is why we are going slow. We will now move forward. I hope the definition of small company is clear to you. एक बार मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखा कर जब मैं बात करता हूं. मैं वो लौंडा हूं जो तुम्हारे साथ पढ़ता हूं. मेरी बात सुनो, स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन याद कर लेते हैं सर, एकदम हल्का. अपने को लॉ का लैंग्वेज अभी तो चाहिए ही नहीं भाई, ज्यादा मांगते ही नहीं अपन, थोड़ा थोड़ा. आज बस लॉजिक्स याद हो जाए, कॉन्सेप्ट याद हो जाए, कल अपन देख लेंगे लैंग्वेज क्या है. क्या है सर 285? स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी. ठीक है, हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड टर्नओवर ऑफ अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. अब एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड का रेंज मेरे को याद नहीं है, कोई बात नहीं. अगर आप क्या लिखोगे नीचे, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड वाइड रूल्स बना करके सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड द लिमिट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल टू बी 2 करोड़ एंड टर्नओवर टू बी 20 करोड़. 2 करोड़ और 20 करोड़ हो गया, ये लिमिट के अंदर. अब अपने को पता है 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज हु विल नॉट बी कॉल्ड अ स्मॉल कंपनी. पहला हो गया होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी. सर ये जो होल्डिंग और सब्सिडरी बोल रहे हो, ये किसका होल्डिंग? अरे किसी का भी होल्डिंग, क्या फर्क पड़ता है, किसी का भी होल्डिंग.
किसी का भी सब्सिडरी, क्या फर्क पड़ता है, बस तुम होल्डिंग नहीं होने चाहिए, तुम पे होल्डिंग का या सब्सिडरी का धब्बा नहीं लगना चाहिए। दूसरा सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 मतलब क्या सर, जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज होते हैं, आगे चल के हम समझेंगे। तीसरा बताओ, तीसरा, सो रहे हो तुम लोग, मैं नहीं बता रहा, तुम बताओगे तीसरा, बताओ, स्क्रीन पे कुछ नहीं है, तुम बताओ। सर बोलो ना। सर स्पेशल एक्ट, एनी कंपनी और एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच इज गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट, उसको ये उसको कभी भी स्मॉल कंपनी मत बोलना। वेरी गुड भाव्य, वेरी गुड जैनेसा, वेरी गुड हथियाल, वेरी गुड राहुल, मुस्कान, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो, अब मैंने आपको स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन याद करवा दिया, अब मैं आपको दूसरे डेफिनेशन की तरफ ले जाना चाहता हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डेफिनेशन के समय। सर आपको पता है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? हाँ सर पता है, आप हमको क्या समझ के रखे हो, कोई ऐरा गैरा बच्चा नहीं है मैं, अपन सीए इंटर के स्टूडेंट है। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो होता है जो आपको हर फाइनेंशियल ईयर बनाना होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैं आपको बता रहा हूं, गौर से सुनना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है सबसे पहले बैलेंस शीट, सबसे पहले आता है बैलेंस शीट। दूसरा आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। पर अगर आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो ना, एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बोलते, क्योंकि प्रॉफिट तो कमाना ही नहीं है आपको, तो उसमें हम बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट। और क्या आता है सर? तीसरा आता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, तीसरा आता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। चौथा बता सकता है कोई मेरे को? कैन समवन टेल मी द फोर्थ पॉइंट? I'll tell you. The fourth point is statement of change in equity. क्या? अरे धीरे से क्या बोलो, अकाउंट्स बुरा मान जाएगा, सुनो मेरी बात। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, आपका जो इक्विटी था उसमें क्या फ्लक्चुएशन हुआ, उसका आपको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। और फिफ्थ, आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट किसका सर? इसका कोई फिगर हो गया, इसका कोई फिगर, इसका कोई फिगर, इसका कोई फिगर अगर है तो उस फिगर का डिटेल आप एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में देते हो, एंड दिस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज वेरी वेल अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सर ये डेफिनेशन हो गया किसका? ये किसका डेफिनेशन हो गया? ये डेफिनेशन हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब सर ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या क्या आता है इसमें? 5 चीजें आती है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। पर सर पीएनएल ना, अगर आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करो तो पीएनएल की जगह आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की जगह आप कहते हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट। पर सर ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट हर कंपनी को नहीं बनाना पड़ता है। इन्होंने कैश फ्लो स्टेटमेंट से कुछ एक्सेप्शन दे रखा है कि 3 तरह के कंपनी, एक हो गए 1% कंपनी, 1% कंपनी। सर वो एक मूवी थी ना मेरी जंग वन मैन आर्मी, एक मूवी थी ना मेरी जंग वन मैन आर्मी, जिसमें ऐसे वो पैर घुमाते हैं और ऐसे तूफान उठने लगता है, वैसे ही जैसे वन मैन आर्मी होता है ना, वैसे 1% कंपनी होता है, एक बंदा अपने आप को कंपनी बना के कंपनी चला रहा है। ऐसी चीजें होती है, वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे, तुमने फाउंडेशन में हल्का हल्का सुना होगा उसके बारे में, वो 1% के बारे में नहीं, मतलब कोई इकलौता इंसान नहीं है जो कंपनी बना रहेगा, हम भी बना सकते हैं 1% कंपनी। दूसरा डोरमेंट कंपनी। सर डोरमेंट कंपनी क्या होता है? पढ़ेंगे, सबर रखो, कहीं नहीं जा रहा मैं। उसके बाद सर स्मॉल कंपनी। ये कंपनीज को क्या बोल रहे हो सर आप? ये 3 वो कंपनीज है जिनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, तो उनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ 4 ही चीजें आती है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तो सर ये क्या कहते हैं? इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। जो मैं तुमको स्मॉल कंपनी का बता रहा था ना कि स्मॉल कंपनी बनते ही आपको कुछ कुछ फायदे होने लग जाते हैं, ये एक फायदा है। हमने आपको बोला भाई तुम छोटे कंपनी हो, तुमको कैश फ्लो वैश फ्लो बनाने की जरूरत नहीं है, तुम बैलेंस शीट पीएनएल बना लो, बहुत है, ठीक है। तो स्मॉल कंपनी को इसी तरीके के बहुत सारे एक्सेप्शन मिलते हैं। अब सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा पता है? एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा, ये बोलेंगे देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये बोलेंगे देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, और वो जो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है ना, उसका पेड अप शेयर कैपिटल इतना है, टर्नओवर इतना है, और एबीसी लिमिटेड बोल रहा है कि मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाऊंगा। तो क्या इसका स्टैंड करेक्ट है? भाई यू जस्ट स्टडीड द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी, अभी तुमने स्मॉल कंपनी पढ़ा, अभी तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा, उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन बता दिया तुमको, तो तुमको लग रहा है क्या बच्चों वाला क्वेश्चन है सर, स्मॉल कंपनी है तो कैश फ्लो नहीं बनाएगा तो चलेगा, स्मॉल कंपनी नहीं है तो कैश फ्लो बनाना पड़ेगा। अरे पर भाई एक बात समझो, अभी तो तुम एक सब्जेक्ट के एक चैप्टर का एक सेक्शन का एक क्लॉज पढ़ रहे हो, जब तुम एग्जाम लिखने जाओगे तुम 4 सब्जेक्ट या 8 सब्जेक्ट लेके जाओगे, उसमें तुम पूरा का पूरा सब्जेक्ट दिमाग में लेके जाओगे, उसमें तुम एक चैप्टर का, एक सेक्शन का, एक क्लॉज का एक्सेप्शन पकड़ के तुमको क्वेश्चन पूछ रहे हैं।
मतलब सर each and every point has become very important because sir you are now feeling that this is a very easy question कि कैश फ्लो स्टेटमेंट स्मॉल कंपनी को नहीं बनाना है, अगर स्मॉल कंपनी है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाएगा, बट एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा ना तो तुमको शायद इतना आसान ना लगे अगर आप हर सबसेक्शन को इतना इंपॉर्टेंस दे करके ना पढ़ाई करो। ठीक है, तो सर क्या दोनों प्रोविजन एक्सप्लेन करना पड़ेगा? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बट डिपेंडिंग ऑन मार्क्स आप एकदम रेलेवेंट पॉइंट्स लिखोगे, वो अपन धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनो सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन हो गया। सर कोई मेरे को बता सकता है फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर? व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? चलो सर, तुम लोगों से शर्त लगी 100 रुपए की, शर्त लगी 100 रुपए की। मैं तुमको पहले फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, फिर मैं तुमको सवाल पूछूंगा, तुम जवाब गलत दोगे। मैं तुमको सवाल समझाऊंगा, तुम लोगों को बताऊंगा, फिर मैं तुमको सवाल पूछूंगा, तुम जवाब गलत दोगे। जिसको पता है ये पॉइंट मेरा, प्लीज चीटिंग मत करना, अभी बाकी लोगों को रहने दो। ठीक है, जिन्होंने पहले कहीं सुन लिया है मेरा ये पॉइंट, कहीं नहीं, बाकी लोगों को सीखने दो। सर व्हाट इज अ फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल ईयर यूजुअली मींस समथिंग विच स्टार्ट्स ऑन 1st of April of say X year and ends on 31st March of X plus 1 year। ठीक है, ये मान लो 2022 है तो 2023 तक आपका फाइनेंशियल ईयर है। मेरा आपसे सवाल है सर, अगर एक कंपनी 1 अक्टूबर 2022 को इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसका फाइनेंशियल ईयर कब होगा? अगर एक कंपनी 1 अक्टूबर 2022 को इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसका फाइनेंशियल ईयर कब होगा? सर मैं आपको लाइन से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पूछूंगा। ये 4th वाले पे शर्त है सर, 3 तक तो नॉर्मल है, 4th वाले पे शर्त है। ठीक है, तो सर फाइनेंशियल ईयर 1 अक्टूबर को अगर आप बने हो तो आपका 31 मार्च 2023 तक फाइनेंशियल ईयर होगा। वेरी गुड, करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन, अगर आप 31 दिसंबर 2022 को अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट हुए हो तो आपका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? अगर 31 दिसंबर 2022 को अगर आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट किया है तो आपका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? The answer is sir again simple 31st March 2023, very simple sir। थर्ड अगेन वेरी सिंपल, अगर आप 1 जनवरी 2023 को न्यू ईयर के दिन, सर अगर आप न्यू ईयर के दिन इनकॉर्पोरेट हुए हो तो आपका पहला फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा सर? अगर आप फर्स्ट, ये मेरे को वापस से बताओ आप, अगर आप 1 जनवरी 2023 को इनकॉर्पोरेट हुए हो तो आपका पहला फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 2000। अरे बोलो ना, इसमें क्या है, ये तो बेसिक है। 31 मार्च 2000। क्या नालायक लोग हो तुम लोग। कौन है वो 2024 बोल रहे? ओ भाई, सर द आंसर इज 2024। 31 मार्च 2024 को आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। आप मेरे ना एक चीज को, एक सेंटेंस को दिमाग में डाल लो, फाइनेंशियल ईयर 3 महीने से कम नहीं हो सकता। फाइनेंशियल ईयर 3 महीने से कम नहीं हो सकता। फाइनेंशियल ईयर 3 महीने से कम नहीं हो सकता। अगर आपने कंपनी 1 जनवरी को इनकॉर्पोरेट की है तो आपका फाइनेंशियल ईयर सेम ईयर में खत्म नहीं होगा, आपका फाइनेंशियल ईयर अगले साल में खत्म होगा। मतलब आपका फाइनेंशियल ईयर अब 15 महीने का हो गया। तो सर लर्निंग क्या है कि अगर आपका 1 अप्रैल से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, मान लो 2022 के, तो 31 मार्च 2023 तक हम फाइनेंशियल ईयर मान लेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर मिनिमम 3 महीने का हो सकता है। पर अगर 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च 2023 के बीच में इनकॉर्पोरेट हुआ ना, तो ये अगले साल खत्म होगा 31 मार्च 2024 को। तो सर फाइनेंशियल ईयर कैन नेवर बी लेस देन 3 months and can never be more than 15 months। It can never be less than 3 months and can never be more than 15 months। सर इस पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे ना, तुम देखते रह जाओगे और तुमको समझ नहीं आएगा यार, इतना बेसिक क्वेश्चन पे खेल गया इंस्टीट्यूट। और फिर हम तो कह रहे थे थियरी पेपर है, थियरी पेपर है, थियरी पेपर है, पर था नहीं थियरी पेपर। तो सर फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन समझा क्या? चलो आ जाओ एक बार अपन फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन अपने नोट्स से पढ़ लेते हैं। सर आपको एक चीज पता है क्या, जो डेफिनेशंस होते हैं ना, अभी फाइनेंशियल ईयर में कैसे खोजूं? किधर भी तो लिख सकते हैं, 93 1 से लेकर के 93 के बीच में किधर भी लिख सकते हैं, कैसे ढूंढूं मैं? सर डेफिनेशंस हमेशा ना अल्फाबेटिकली अरेंज्ड होते हैं, ए से शुरू होता है जेड तक जाता है, मतलब अगर रेलेवेंट है तो, जेड अगर है तो, जेड नहीं है तो उसके पहले का, वैसा ए टू जेड अरेंज्ड होते हैं। तो मेरे को बस ढूंढना है एफ का है, एफ का है, एफ का है, एफ का है, ये ई आ गया, ई के नीचे एफ आ गया, और ये आ गया फाइनेंशियल ईयर।
ठीक है, तो आपका डेफिनेशन हमेशा अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज होता है। फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन मेरे साथ एक बार पढ़ो सर, ये तो मैंने हिंदी में बताया, एक बार इंग्लिश में भी तो सुनो क्या होता है सर। फरमान, तो इसीलिए 1 जनवरी वाला मैंने अगले साल डाल दिया ना। अच्छा, आप किसी और का आंसर दे रहे हो मेरे को लग रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जिनको नहीं समझा एक और बार समझो, यहां पे क्वेश्चंस नहीं, एक और बार समझो। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट मींस पीरियड एंडिंग ऑन 31st day of March every year, and where it has been incorporated on or after the 1st day of January, the period ending on the 31st day of March of the following year. क्या बोला सर, in relation to a company or body corporate means period ending on 31st day of March every year, and where it has been incorporated on or after the 1st day of January of a year, the period ending on the 31st of the following year. मतलब अगर किसी साल इनकॉर्पोरेट हुआ है तो 31st मार्च उसके एंड का, लेकिन अगर 31st मार्च, अगर 1 जनवरी के बाद हुआ है तो अगले साल का, फॉलोइंग ईयर का 31st मार्च जो है वो आपका फाइनेंशियल ईयर होगा, प्रोवाइडेड दैट where a company or body corporate which is holding or subsidiary or associate company of a company incorporated outside India and is required to follow a different financial year for consolidation of its accounts of India, the CG may, on an application, allow any of its allow any period as its financial year, whether or not such period is a year. क्या लिखा है सर, क्या लिखा है सर, ये सेक्शन 241 है फाइनेंशियल ईयर का, जी नालिनी मैडम, जी जी मैडम, यस मैडम, 241 है आपके फाइनेंशियल ईयर का। फाइनेंशियल ईयर के डेफिनेशन में इन्होंने क्या लिखा है कि अगर एक कंपनी है, मान लो एक कंपनी है टेस्ला, क्या टेस्ला को फाइनेंशियल ईयर का प्रोविजन एप्लीकेबल है सर? नहीं, उसको कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन टेस्ला ने मान लो इंडिया में एक कंपनी बनाया, तो वो इंडियन कंपनी को क्या फाइनेंशियल ईयर एप्लीकेबल है? बिल्कुल एप्लीकेबल है। पर सर टेस्ला जो है ना, जो यूएस में है, वो लोग कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं। कैलेंडर ईयर मतलब क्या, उनका 1 जनवरी को साल शुरू होता है और 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है। तो सर अगर ऐसा कैलेंडर ईयर टेस्ला फॉलो करती है ना, तो उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। अब उन्हीं के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से इंडिया का भी बनेगा ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इंडिया वाली कंपनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक का। अब सर आप बोल रहे हो कि भैया तू यूएस अपने कंपनी का कंप्लायंस करने के लिए ये 1 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना, फिर तू हमारा कंप्लायंस करने के लिए 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का बना, कोई सेंस बनता है क्या? नहीं ना। तो ये जो इंडियन कंपनी है ना, ये एप्लीकेशन दे सकती है सीजी को, और सीजी को बोलेगी सीजी मेरे को ना आपका वाला फाइनेंशियल ईयर नहीं फॉलो करना है, मेरे को इसको फाइनेंशियल ईयर मानना है, क्या आप मेरे को परमिशन दोगे? सीजी आपको परमिशन दे देगा, सीजी आपको परमिशन दे देगा। पर सर वो परमिशन सिर्फ और सिर्फ तब एप्लीकेबल है अगर आप होल्डिंग कंपनी हो, एसोसिएट हो या सब्सिडरी हो किसी कंपनी के जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब हमारी इंडियन कंपनी नहीं है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया के अगर होल्डिंग सब्सिडरी हो। ये आपका सेक्शन 241 था सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब सर उसके पहले हमने सॉरी फाइनेंशियल ईयर का, उसके पहले हमने 240 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन पढ़ा, जिसमें बैलेंस शीट आता है, पीएनएल आता है, पीएनएल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आता है, एक्सप्लेनेटरी नोट आता है। ये 5 चीजें आते हैं। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर एप्लीकेबल नहीं होता है अगर 1 पर्सन कंपनी या फिर स्मॉल कंपनी या डोरमेंट कंपनी हो तो। यही चीज जो अभी हमने पढ़ी सर, ठीक है। इसके अलावा सर बहुत कुछ पढ़ना है अपने को, वी विल हैव टू रीड अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई वुड वांट टू एंड द लेक्चर्स फॉर हियर टुडे। बट सर एक सेकेंड जाने के पहले एक बच्चों वाला सवाल करोगे क्या? बच्चों वाला, हिम्मत है तो करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 1, नहीं एक्चुअली क्वेश्चन 1 तो नहीं कर पाओगे, रुक जाओ। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देखो ना, कितना आसान है। What does the term financial statement include in relation to a company under the Companies Act? Which companies do not need to prepare a cash flow statement? सीधा क्वेश्चन सर, सीधा क्वेश्चन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या, किनको किनको कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ता है? मई 2018 का क्वेश्चन है सर, मई 2018 का क्वेश्चन है, और सीधा सीधा क्वेश्चन है सर। पर मई 2018 में आता था, आजकल ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। आजकल का क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं सर कैसा आता है। पढ़ो सर आजकल का क्वेश्चन कैसा आता है, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। ये देखो 4 पैराग्राफ का क्वेश्चन है, एक बार रीड करो, एक बार रीड करो। इनको लग रहा है ये अलग से क्या आ रहा है, ये बॉटल है हाँ?
और इसमें पानी है। गलत गलत कुछ मत सोचना तुम। हाँ सर। The information extracted below from the audited financial statement of Smart Solution Private Limited. अच्छा, Private Limited company है. As at 31st March 2020 is as below. Paid up equity share capital 50 lakh divided into 5 lakh equity shares of rupees 10 each. There is no change in the paid up share capital after thereafter. दूसरा, the turnover is rupees 2 crore. The turnover is rupees 2 crore. Paid up share capital कितना है? 50 लाख. Turnover है 2 crore. ठीक है. It is further understood that Nice Software Limited, सर यहाँ पे स्मार्ट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड था, यहाँ कोई और कंपनी है, नाइस सॉफ्टवेयर लिमिटेड विच इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इज होल्डिंग 2 लाख इक्विटी शेयर्स fully paid up of Smart Solution Private Limited. Smart Solution Private Limited has filed its financial statement of the said year with the ROC excluding cash flow statement within the prescribed timeline. The ROC has issued a notice to Smart Solution Private Limited as it has failed to file cash flow statement along with the balance sheet. मतलब सर उसने बिना बैलेंस शीट के फाइल कर दिया और आरओसी ने, आरओसी क्या है वो अपन पढ़ेंगे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने उसको एक नोटिस भेज दिया है कि भाई तूने कैश फ्लो नहीं डाला. अब उसमें यू आर टू एडवाइज द फॉलोइंग पॉइंट्स टू एक्सप्लेनिंग द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, वेदर स्मार्ट सोल्यूशन लिमिटेड शैल बी डीम्ड टू बी अ स्मॉल कंपनी whose significant equity shares are held by a public company, whether smart solution has defaulted in filing of its financial statement. सर ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है. ठीक है, ये आपके दो अलग अलग पॉइंट्स हैं. इन्होंने दो अलग अलग सवाल पूछे हैं. इन्होंने दो अलग अलग सवाल पूछे हैं. मेरे को एक बात बताओ, ये पूछ रहे हैं सबसे पहले क्या ये स्मॉल कंपनी है, और दूसरा क्या इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइलिंग में डिफॉल्ट किया है. सर सबसे पहले क्या ये स्मॉल कंपनी है. स्मॉल कंपनी के लिए सबसे पहले आप क्या देखते हो, पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर. पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है, टर्नओवर क्या होता है. पेड अप शेयर कैपिटल होता है 2 करोड़ से कम और टर्नओवर 20 करोड़ से कम. इनका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख है और टर्नओवर 2 करोड़ है, तो लिमिट से तो कम है, तो उस हिसाब से तो ये स्मॉल कंपनी हो गए, है कि नहीं. उस हिसाब से तो ये स्मॉल कंपनी हो गए. तो सर स्मॉल कंपनी है कि नहीं है बताओ ना. अच्छा अच्छा आर्ग्यूमेंट चल रहा है, स्मॉल कंपनी है कि नहीं है. तो सर अपने को याद है 3 कंपनीज ऐसे होते हैं जो स्मॉल कंपनी नहीं होते. पहला होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी, दूसरा सेक्शन 8 कंपनी, तीसरा स्पेशल एक्ट वाली कंपनी. स्पेशल एक्ट और सेक्शन 8 का तो कोई रोल नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे ये चेक करते हैं क्या ये स्मार्ट सोल्यूशन लिमिटेड, क्या ये स्मार्ट सोल्यूशन लिमिटेड कोई सब्सिडरी कंपनी है क्या. सर क्यों चेक करोगे सब्सिडरी है क्या, क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक नाइस सॉफ्टवेयर लिमिटेड करके एक कंपनी है जो इस कंपनी का 2 लाख इक्विटी शेयर होल्ड करती है, जो इस कंपनी का 2 लाख इक्विटी शेयर होल्ड करती है. अब सर आपको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा मैं. क्यों, क्योंकि आपको नहीं पता सब्सिडरी कंपनी क्या होती है. पर मैं अगर आपको सब्सिडरी कंपनी क्या होती है एकदम हिंदी में बताऊं ना, तो जिसमें आप आधे से ज्यादा राइट्स होल्ड करते हो. मतलब क्या, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो रिलायंस जियो में मोर देन 50% शेयर्स होल्ड करती है, आधे से ज्यादा शेयर्स अगर होल्ड करती है, तो रिलायंस जियो जो है ना रिलायंस इंडस्ट्री की सब्सिडरी हो गई. ठीक है. पर सर अगर 25% शेयर होल्ड करता है, तो 25% होल्ड करते हो तो तुम सब्सिडरी नहीं हुए. सब्सिडरी होल्ड करने के लिए तुमको मिनिमम 50% शेयर होल्डिंग चाहिए, 50% से ज्यादा इनफैक्ट शेयर होल्डिंग चाहिए होगा. तो इस केस में सर, इस केस में कितना शेयर होल्ड करता है नाइस सॉफ्टवेयर लिमिटेड. नाइस सॉफ्टवेयर लिमिटेड आपकी कंपनी में 2 लाख इक्विटी शेयर होल्ड करता है. पर टोटल कितना इक्विटी शेयर है सर, अपना 5 लाख इक्विटी शेयर है. तो 2 लाख इक्विटी शेयर आउट ऑफ 5 लाख इज ओनली 40%. अगर आप 40% होल्ड करते हो ना, तो आप सब्सिडरी नहीं कहलाते, तो आप एसोसिएट कहलाते हो. एसोसिएट क्या होता है वो हम कल पढ़ेंगे, पर सब्सिडरी नहीं कहलाते हो सर. और क्योंकि सब्सिडरी नहीं कहला रहे हो ना, तो हम आप एक्सेप्शन में नहीं फॉल करोगे, मतलब आप स्मॉल कंपनी कहलाओगे. और जब आप स्मॉल कंपनी कहलाओगे तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल करने की जरूरत नहीं है, तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल नहीं करोगे. और कैश फ्लो स्टेटमेंट इसने फाइल नहीं किया था तो वो एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो जो सेकंड क्वेश्चन है, वेदर स्मार्ट सोल्यूशन लिमिटेड हैज डिफॉल्टेड इन फाइलिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द आंसर इज नो. It has not defaulted. It is very well right because it is a small company. It is not required to file the cash flow statement. सर ये एसोसिएट कंपनी है क्या, इससे कोई फर्क पड़ेगा मुक्ता. देखो एक चीज आपको सिखाता हूं लाइफ में, ऑलवेज ना हम क्या बोलते हैं, बहुत सोचो बहुत सोचो बहुत सोचो. पर मैं लॉ का आपको एक चीज सिखाता हूँ, लॉ का इंटरप्रिटेशन हमेशा वर्ड बाय वर्ड होता है. क्या एसोसिएट कंपनी कहीं भी स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में यूज हुआ था, क्या होल्डिंग सब्सिडरी के साथ एसोसिएट वर्ड यूज हुआ था, नहीं ना. इट इज अ बेसिक क्वेश्चन, क्या यूज हुआ था, नहीं, तो अपने को फर्क नहीं पड़ता, तो अपने को फर्क नहीं पड़ता. करेक्ट. तो एसोसिएट कंपनी है कि नहीं उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता.
ये वाले पॉइंट में कहीं जब अपन ने 285 स्मॉल कंपनी का पूरा डेफिनेशन पढ़ा, वहां कहीं एसोसिएट कंपनी था नहीं, तो अपने को फर्क नहीं पड़ता. वी विल ट्राई टू रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू लोकल लैंग्वेज रादर देन बीइंग इमोशनल कि यार एसोसिएट तो है ना, लॉजिक तो वही है ना, पर नहीं, लॉ में लिखा है होल्डिंग एंड सब्सिडरी, तो होल्डिंग एंड सब्सिडरी, एसोसिएट की बात नहीं करनी. ठीक है, चलो गाइस, चलो गाइस, एसोसिएट क्या होता है वो मैं कल आपको क्लास में डिटेल में समझाऊंगा, जिनको नहीं पता, बट ब्रॉडली आपको पता होना चाहिए. बट सर चलो, अब थोड़ी देर बाद, क्लास के आधे घंटे बाद, आप लोगों को एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा. एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, उस लिंक में आपको ये क्वेश्चन बैंक और समरी नोट्स मिल जाएगा. सर आज प्रिंट मत करना, आज प्रिंट मत करना, ये जो वर्जन है ना, ये आपके आज रीड के लिए है, आप इसको आराम से पढ़ो. कल ये वर्जन हटा करके मैं फाइनल वर्जन डालूंगा, उसको आप प्रिंट कर लेना, मैं आपको कल बता दूंगा. आज पर जो चीजें मैंने स्क्रीन पे दिखाई है बस वो आपको पढ़ने हो जाए, इसलिए आप आज उसको क्या मत करना, आज प्रिंट मत करना, आज बस रीड कर लो. मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आपसे दोस्त, क्लास लेने का फायदा अगर आपको चाहिए ना, if you want to be, because today we read very light topics, tomorrow we will read extremely heavy topics, day after tomorrow even worse. After a point of 10 days we will be reading so much in a span of 3 hours that you will be thinking yaar itna. So my point is that I am to going to finish the class in 100 hours, ठीक है, but you will have to catch your pace with me, you will have to grow with my speed. आई एम टेकिंग इट स्लो, धीरे 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 स्पीड बढ़ाऊंगा, आप भी धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाओ. मैं आपको लिख के देता हूं, अगर आज के क्लास के बाद आप घर जाके नहीं पढ़ोगे ना, और कल सुबह क्लास में आ जाओगे ना, कल तो बहुत समझ आएगा, कल भी जाकर के नहीं पढ़ोगे ना, परसों भी बहुत समझ आएगा, एक हफ्ते बाद आपको क्लास में समझ आना बंद हो जाएगा. क्यों पता है? क्योंकि मेरे क्लास राहुल नहीं हो सकती दोस्त, इससे स्लो, सॉरी, इससे स्लो नहीं हो सकती. ठीक है, आई एम सो सॉरी. आपको फिर ना 200 घंटे का रेगुलर कोर्स लेना पड़ेगा, 100 घंटे में नहीं होता. आप जेन्युइनली 200 घंटे का रेगुलर कोर्स ले लो, इससे स्लो नहीं हो सकती क्लास, और मेरे को लगता भी नहीं इससे ज्यादा स्पीड की जरूरत है. आपको चाहिए तो बाकी स्टूडेंट से पूछ लो. ठीक है, पर गाइस व्हाट आई एम सेइंग इज, क्लास का अगर आपको फायदा चाहिए ना, अगर आप घर जाके नहीं पढ़ोगे ना, तो आपको कल की क्लास नहीं समझ आएगी. कल की क्लास समझ आ भी जाएगी ना, परसों की नहीं आएगी. एक हफ्ते बाद आपका क्लास के साथ जो आज जो ट्यूनिंग बैठा, वो एक हफ्ते बाद बैठना बंद हो जाएगा. ठीक है, और सिर्फ एक ही कारण होगा, आपने सेल्फ स्टडी नहीं किया. और जब आप सेल्फ स्टडी करके आओगे ना, आपको क्लास में उतना ही एक्साइटमेंट आएगा हर दिन, और बल्कि उससे ज्यादा एक्साइटमेंट आएगा. ठीक है, अंश इज सेइंग सर स्पीड इज फाइन. आई नो अंश, स्पीड ओके, एब्सोल्युटली ओके. ठीक है, चलो गाइस, चलो प्लीज मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आज घर जाके पढ़ लेना. कल से नोट्स आपके सामने रहेंगे पहले से, बिकॉज मैं नोट्स पहले से क्लास के पहले आपके साथ शेयर कर दूंगा. मैं कोशिश करूंगा नोट्स आपके साथ 2 घंटे पहले शेयर हो जाए, ताकि आप चाहो तो प्रिंट मार के ले सको. बस गाइस, सेंटिलेटिंग क्लास. अमित भाई इतना इंग्लिश नहीं आता अपने को, थोड़ा बहुत आता है, उतने में काम चल जाता है. ठीक है, सेंटिलेटिंग क्लास क्या होता है? Okay, guys. Chalo. Thanks a lot. Have a good day today. Go home and study well. And I'll see you tomorrow in the next class. Please come prepared. It's a request. जो चीजें मैंने क्लास में पढ़ाई एक बार रीड कर लेना. Thanks a lot. See you. Bye bye. Take care.